इस समय हम लोग आवाज़ के इस ऑफ़िस में हैं जहाँ हमें मिलने के लिए ये कुछ युवा आए हैं। इन युवकों की अपनी एक समस्या है और एक एक बड़ी जेन्युइन समस्या से इस समय जूझ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके पास में जो कुछ युवा जो इनको मिलते हैं, उन लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है और जो इनके साइड के नहीं होते हैं, उन लोगों के साथ इनकी बड़ी ज़बरदस्त झड़पें हो जाती है, वैचारिक झड़प। और ये मुद्दा है इनके पास में आरक्षण का। आरक्षण का मुद्दा जुड़ जाता है युवाओं के साथ उनके स्कूल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप से और स्कॉलरशिप से लेकर फेलोशिप तक और उसके बाद ये सब नौकरियों के क्षेत्र में जहाँ अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जहाँ अपना अपना प्रतिनिधित्व मांगने के लिए अपना दावा पेश करते हैं, वहाँ वहाँ ये रिजर्वेशन की समस्या से आज जूझते हैं। रिजर्वेशन पर हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां संविधान में रिजर्वेशन पॉलिसी को एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में जब स्वीकार किया गया तो वहां भी और रिजर्वेशन पर जब जब भी पूरे देश में बहस छिड़ती है तो रिजर्वेशन का मुद्दा स्पष्ट करने के लिए लोग चले आते हैं। लेकिन इन युवाओं को लगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम इस रिजर्वेशन के मुद्दे को ज़रा और स्पष्टता से आप तक पहुंचाएं। तो इनसे बातचीत करेंगे और रिजर्वेशन के मुद्दे को समझेंगे। कैसा समझाना चाह रहे हैं आप रिजर्वेशन को? हम लोगों की डिमांड ऐसी है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में एक प्रकार से इस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जाता है कि अगर मेरा कट ऑफ 76 मार्क होता है जो 100 में से होता है और किसी ओपन का कट ऑफ होता है 80 मार्क्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही कम पढ़ाई करके उस शिक्षा या उस संस्था में अपनी एडमिशन लेते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ कि अगर मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे अगर वहाँ पे 280 मार्क नहीं आते तो मुझे किसी भी आईआईटी या एनआईटी में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरी तैयारी तो एक ओपन या स्वर्ण समाज के लड़के के बराबर की ही रहेंगी, उसमें मेरी कोई कमी नहीं रहेगी। पर जब बात आती है सीटों में गारंटी की, तब हो सकता है कि मेरे समाज के कुछ प्रतियोगी कम पढ़े लिखे हो या उनके पास में बेसिक सुविधाओं की कमी हो, तो वो हो सकता है कि उनको कम परसेंटेज आए। तो उसी चीज़ को गारंटी करने के लिए संविधानिक प्रावधान दिए गए कि हमको 2 मार्क 3 मार्क कम दिया जाता है। तब भी आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि एससी के लड़के 98 परसेंटाइल से टॉप करते हैं और वो सीटों पे कोई कम परसेंटेज का लड़का हमें दिखाई नहीं देता। तो हम लोग आज मेरिट से लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमको बताना है कि हम लोग किसी कम परसेंटेज में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लेते, हम लोग उसी सेम मेहनत के साथ में लड़ते हैं और उस इंस्टीट्यूशन में अपने एडमिशन गारंटीड करते हैं। आप रिजर्वेशन को किस दृष्टि में देखते हैं? मैं रिजर्वेशन को इस सिस्टम में देखता हूँ कि ये प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई ट्रेन के डब्बे में कोई विकलांग कैटेगरी होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, स्वतंत्र सेनानियों के लिए आरक्षित होता है, वैसी आरक्षण इस क्षेत्र में क्यों नहीं देखा जाता? जब वो जॉब के मामले में आ जाता है, जब वो शिक्षा के माध्यम में आ जाता है, जब विकलांग आदमी को अगर किसी के लिए वो सीट रिजर्व ना हो तो वो विकलांग आदमी को लोग अपनी नैतिकता पे बैठने देंगे? इस देश में नैतिकता की कमी होने के कारण ही तो नैतिकवाद के ऊपर सबसे ज्यादा बाबा साहब बात करते हैं। और जब हम देखते हैं कि विकलांग कैटेगरी के लिए कोई सीट रिजर्व्ड है, तो वहां पे विकलांग आदमी का वो हक अधिकार से वो बैठ सकता है जहां पे दूसरा पैसेंजर जो हट्टा कट्टा है वो नहीं बैठ पाता। तो यही इसी चीज के लिए तो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि जो कमजोर तबके का व्यक्ति है, जिसको सामाजिक पिछड़ापन है, तो उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को गारंटीड करने के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया कि आप लोग इतने सालों का जो आपका वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए वो लड़के को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। उस लड़के को 2 मार्क का रिसेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि आप ठीक है, आपके पास कम है, आपकी इस लिस्ट में आपका नंबर आता है, आपने फॉर्म भरा, आपने लड़ाई लड़के यहाँ तक एडमिशन प्राप्त की, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है। और जिसको इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि आप मुफ्त शिक्षा लेते हो, आप कम पढ़ाई करते हो, आपके साथ में ये भेदभाव होता है। महिलाओं के साथ में भी यही चीजें यहाँ पे होती है। जिस युवा से बात करते हुए जो बात समझ में आती है, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने ये बात ज़रूर कही थी और उनके हवाले से इस बात को हमेशा बताया जाता है। वैसे हमारे यहाँ नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व है या फिर जो हाशिए का वर्ग है, उसका जो प्रतिनिधित्व है, इस प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने इस काम को शुरू किए थे और उन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि भई आप अगर रेस लगा रहे हो, तो एक लंगड़े घोड़े का एक मज़बूत घोड़े के साथ रेस कैसे लगाओगे? आप मेरिट चाहते हो ना, तो यहाँ बाबा साहेब के मेरिट से किसकी तुलना हो सकती है? आज भी हम देखें कि
वो हाशिए के वर्ग का प्रतिनिधित्व और वो बच्चे जिन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया है और जिन्हें यहाँ मौका नहीं मिला, वे 7 समंदर पार गए, वहाँ जाकर उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। ये इस युवा से बातचीत करते हुए यही बात समझ में आई कि लंगड़ा घोड़ा पहले उसको ज़रा सशक्त बना दिया जाए और फिर 2 सशक्त घोड़े की रेस लगा दी जाए और फिर देखा जाए कि जीतता कौन है। तो जीत की जो खेल की जो स्थिति होती है, वो तो यही होती है। आप आरक्षण को कैसा समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बरसों से चल रही कुछ रूढ़ी और परंपरा थी, जिन्होंने हमसे हमारे राजनीतिक, शासकीय और सभी प्रकार के अधिकार छीने गए थे। तो आरक्षण का उद्देश्य यही था कि जो बरसों से चल रही रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ एक जो जिस वर्ग ने ये सहा है, वो वर्ग यहाँ से बाहर निकल के जो बाकी सब लोग भारत में चल रहे हैं, बाकी सब कोई उद्योगपति थे, कोई शिक्षित थे, कि कोई राजनीति में थे, तो वो भी अधिकार हमें मिले। तो आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक विकलांग व्यक्ति को अगर तुम्हें रेस, जैसे एक ट्रेन में विकलांग व्यक्ति के लिए एक आरक्षित जगह होती है, तो उसी प्रकार हमें आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि हम भी वो रेस में दौड़ सके, हम भी शिक्षित हो सके, हमारा भी समाज शिक्षित हो सके और हमारे भी समाज का आर्थिक स्थिति हो या फिर शैक्षणिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति सुधार सके। अभी आप क्या करते हो? अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो आपने ये जो सब कुछ कहा, आपने इसे कैसे देखा? जैसे आज क्या है, जो पहले से कुछ उच्च वर्णीय जाति के थे, उनके पापाओं की आज वो पापा के फैक्ट्री में जाके बैठते हैं, लेकिन आज हमें संघर्ष करना पड़ता है। आज हमें शून्य से शुरुआत करके शिखर बनाना पड़ता है। उनके शिखर पहले से ही बन चुके हैं। आज हमारा जो सफ़र है वो शून्य से 10 तक के का है, उनका शून्य से 1000 1 लाख तक के का सफ़र तय हो चुका है। और यही है जो बरसों से एक विचारधारा चल रही थी, तो उन्होंने हमें दबा कर रखा था। तो हम शून्य थे उस समय भी, और उस समय हम शून्य थे, तो हमें शून्य से 10 तक के का सफ़र तय करने के लिए हमें आरक्षण दिया गया था कि जहाँ पे ये लोग पहले से ही 100 पे पहुंचे हुए थे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त आरक्षण की ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश में आज भी हर बहुत जगह ये सब चीज़ें, या फिर मतलब देश में आज तो वो वातावरण है ही ना, हर जगह वो वातावरण देखने को मिलता है। चलिए, ये जो बात है कि देश में हर जगह आज भी वो वातावरण देखने को मिलता है जिसे हम भेदभाव वाला वातावरण कहते हैं। आप एक बात यकीन मानिएगा, जो लोग नौकरियों में हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन उसका स्तर अलग है, उसका स्तर दूसरा है। लेकिन जो लोग गांव में हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है, और ऐसे कई मामले जो रोज़ अखबारों में छपते हैं जातीय अत्याचारों के, अन्याय के। तो ये सारे मामले क्या दिखाते हैं? ये मामले यही दिखाते हैं कि भेदभाव ये हमारी सोसाइटी में दिखाई देता है और इसका लोग प्रतिपालन भी करते हैं। आज इस भेदभाव से बाहर निकलने के लिए ये एक छोटा सा एक सकारात्मक कार्य का हिस्सा है जिसे आरक्षण कहा जाता है। आपने कैसा समझा है? आप क्या करते हैं फिलहाल? मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम्म, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ या फिर जो स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, हाँ हाँ, दरअसल हर एक स्टूडेंट हमसे सवाल करता है कि आपको रिजर्वेशन है, आपको आरक्षण है, बाकी बाकी लोगों को भी है, जैसे कि ओबीसी समाज को भी है और एससी समाज को भी है, वो उनको भी पता है। पर वो ये बताने की कोशिश करते कि जो एससी कैटेगरी में जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं, उनको ही वही लोग क्यों आगे बढ़ गए। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि हमारे आगे बढ़ने का जो है, प्रगति का जो राज है, वो ना कि रिजर्वेशन है, ना कि वो बुद्ध से अपनाने के। जो बाबा साहब ने जो बुद्ध हमको दिया है, हमने वो बुद्ध को अपनाया ताकि हम उससे हम अपनी प्रगति कर गए। और जो रिजर्वेशन की जो बात है, रिजर्वेशन को एसटी को भी है, ओबीसी को भी है। जहाँ तक कि जो ओबीसी वर्ग है, वो गुलाम में से गुलामी बनने चला गया है, पर वो कभी खुद पे हुए जो सवाल है उस पर कभी जवाब नहीं मांगता, या फिर वो कभी सवाल ही नहीं करता है। जी। देखिएगा, इस समय ये जो जिन युवाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिन युवाओं को लेकर आए हैं, मतलब जिनके साथ में आए, वे है अनिकेत जी। और अनिकेत जी बड़े लंबे समय से युवाओं के साथ, छात्रों के साथ काम करते हैं, उनके मुद्दों पर काम करते हैं। अनिकेत जी को उनमें एक अच्छी बात ये भी है कि वो कुछ चीज़ें जिनको लोगों तक पहुंचानी चाहिए ऐसा लगता है, तो वो ज़रूर पहुंचाते हैं। इस ग्रुप को वे यहाँ तक लेकर आए। अनिकेत जी, इस मुद्दे को कैसे समझा जाए? सर, पहली बात तो मैं आज कुछ लोग बोलते हैं, कुछ सोशल मीडिया में कुछ सी चीज़ें वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में कहा जाता है कि
आरक्षण एक गरीबी हटाओ का साधन है। तो मैं उनको ये यहाँ क्या से आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। जिनको आरक्षण की जानकारी नहीं है वही लोग, जो बेवकूफ़ है वही लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। जो सुशिक्षित है, जिनको आरक्षण क्या है मालूम है, वो इस बिल्कुल बात नहीं कर सकते। मैं आज बताता हूँ, आरक्षण इस जातीयवाद खत्म करने के लिए है। आज आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये लोग तो सुशिक्षित हो चुके हैं, इनके पास 5 मंजिल इमारत है, चलने को गाड़ी है, रहने को घोड़ा है, सब चीज़ें हैं, तो इनका आरक्षण क्यों चाहिए? तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी एससी कैटेगरी 59 जाति है, उसमें सिर्फ एससी जो महाजाति है ना, जो बुद्ध कहते हैं, आज भी हमारे समाज में नांदेड़ में एक को फांसी में लटका दिया जा रहा है। एमपी में पानी ऐसा पीने क्यों है? क्योंकि उनको समानता नहीं चाहिए। उनको लगता है जो हमारे ऊंचे लोग हैं ना, जो जिसको अपन बोलते हैं कि हम खुद को सुवर्ण समझते हैं, उनका हक हम मार रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि तो क्या ऐसा ये हो लोग रहा है? प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। ये लोग जो आरक्षणधारी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, ये लोग प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर इन्होंने प्रतिनिधित्व कर लिए, रेस में आ गए, तो इनका पत्ता कट हो जाएगा। ये लोग क्योंकि हम तो इस मुद्दे को इस ग्रुप के साथ आप कैसे समझाते हैं? मैं बिल्कुल समझाता हूँ कि एक स्पेशल शब्बी मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो हमको ये बताना कि हम हकदार है, ये राज्यशाही नहीं, ये लोकशाही है। तो लोकशाही के हिसाब से हम ही राजा है, क्योंकि हम उसके हकदार है, और हम उसके लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप ने कुछ नहीं कर चुका है। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि अभी तो आरक्षण इतने दिनों से मिल रहा है, अब तो परिस्थितियां बहुत बदल गई है, अब मकान बदल गए हैं, रहन सहन बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, कपड़ों के स्टाइल बदल गए हैं, अब क्या ज़रूरत है? आप क्या कहते हैं? आज आप देख सकते हैं हमारे समाज में IITian, डॉक्टरेट, ऐसे बड़े बड़े IRS IPS ऑफिसर बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, रोहित वेमुला का उदाहरण दूँ मैं, या पायल तडवी का उदाहरण दूँ मैं? किसका उदाहरण दूँ? आज भी इतने बड़े जाने के बाद भी उनको जातीयवाद का ये करना पड़ा और आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जिनको जातिवाद के कारण राजीनामा देना पड़ा, ये जातिवाद नहीं है? क्या है ये? आज भी हम देखते हैं कि हमारे लोग अधिकारी बन रहे हैं, फिर भी उनको उनके तरीके से काम करने का उनको मुभा नहीं है। ये क्यों? ये सिर्फ जातिवाद के कारण। आज भी लोगों के दिमाग में, दिल में जातिवाद बसा है। हमारे लोग बड़े हो रहे हैं, पर उनकी जो स्थिति है, उनको उस स्थिति में बैठने नहीं दिया है। कि ये सरकार जो है, ये मनुवादी लोग जो है, मनुवादी पदयंत्र जो है, ये हमारे लोगों को आज भी वही नज़र से देखते हैं जो नज़र से पहले देखते थे। चलिए, मैं इस बातचीत को पूरा करना चाहूँ तो आपकी अंतिम टिप्पणी एक वाक्य में क्या होगी? अंतिम टिप्पणी मेरी ये रहेंगी कि आरक्षण तो जब तक मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण इनकी बेटियां हमारे घर में आए, हमारे घर की बहू बने, और हमारे लड़के उनके घर के दामाद बने, तब जाके जातिवाद खत्म होगा, और तब हमको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब आप अंतर्जातीय विवाह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अंतरधर्मीय अंतर्जातीय विवाह की बिल्कुल। बात। आपकी अंतिम टिप्पणी क्या होगी? उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो आरक्षण है वो जातिगत है, जो जातिगत आरक्षण है उसे खत्म करना चाहिए। तो हम ठीक है ना, हम रेडी है जातिगत अच्छा, तो आरक्षण को इसलिए खत्म आपका करने के एजेंडा लिए। है कि जाति तोड़ दो? हाँ, जो जाति तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अंतर्जातीय विवाह जो शाहू महाराज जी ने जो बताया था, तो उसी रास्ते पे अपने चलना होगा। यदि अंतर्जातीय विवाह हो जाए, अंतरधर्मीय विवाह हो जाए, तो जातियां कमज़ोर पड़ जाएगी, कैसे? नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ जाएंगी। जैसे अंतर्जातीय विवाह अगर संख्या बढ़ती है तो एक ऊंची जात और नीची जात के रिश्ते बनेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे एक जो सोच रहेंगी, क्योंकि उसके बाद जो हमारे होने वाले बच्चे पैदा रहेंगे वो तो दोनों समाज मिलके पैदा होने वाले हैं ना, तो इससे बंधु भाव बढ़ेगा ना, हमारे बीच में रिलेशंस बढ़ेंगे, ब्लड रिलेशंस पैदा होंगे। आरक्षण किस काम के लिए है? आरक्षण आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए दिया गया है, तो और जातिवाद और भारत से जातिवाद मिटाने के लिए आरक्षण दिया गया इससे है। ये प्रतिनिधित्व की जो समस्या है वो कैसे पूरी हो जाएगी? वो प्रतिनिधित्व की समस्या इससे सॉल्व नहीं होंगी। हो सकता है कि हम लोग इसके पैरेलल में कुछ एक्शन लेके कुछ पॉजिटिव रिस्पांस इसमें आए, पर प्रतिनिधित्व की जो समस्या है वो उससे सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है वो प्रतिनिधित्व के लिए पहले से है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मंदिर में जब तक कि मंदिर का पंडित, मतलब जो योग्य हो वही मंदिर का पंडित बने, तब मैं समझूंगा कि भारत में से जातिवाद खत्म हो गया है।
जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसा परिवर्तन आएगा 2024 में कि SC ST वर्ग के आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरे तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। तो हम लोगों को उनसे ये कहना है कि जब आप मानवता के लिए और पूंजीवाद और जातिवाद के खिलाफ में जब आप लड़ाई शुरू कर देंगे, आरक्षण खत्म करने के लिए हम ही लोग आपके साथ दे देंगे। क्योंकि जब तक आपकी लड़ाई इस पूंजीवाद के लिए है, इस जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, तब तक ये मानवतावाद मानने वाले SC ST OBC के लोग आपके खिलाफ में है और तब तक आपके सपोर्ट हम लोग नहीं करने वाले। पर जिस दिन लड़ाई आप खुद अपने हाथ में झंडा तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप अपने धर्म जात पंथ को पीछे रखेंगे, तो ये समाज जो है ना, जो SC समाज है, जो अम्बेडकराइट समाज है, जो हमेशा खड़ा हो जाता है, संविधान लेके संवैधानिक बात करता है, आरक्षण की बात करता है, तो ये हम लोग आपके साथ में जुड़ेंगे और हम ही लोग आरक्षण खत्म करने की मांग आपके सामने रखेंगे। बात यह है कि युवाओं में एक उम्मीद होती है, आशा होती है और युवाओं के पास जोश भी होता है। जिन युवाओं ने ये जो बात रखी है, ये दरअसल बात यह है कि ये वो बात कर रहे हैं जो प्रतिनिधित्व की है। इनका आग्रह है इस बात के लिए कि जो लोग इस प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, वे पहले जरा पूंजीवाद को बाजू में रखकर तो आ जाए। वे लोग पहले वो जो निजी क्षेत्र है, जिस निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग बड़े लंबे समय से हो रही है कि जितना निजी क्षेत्र बढ़ रहा है, उस निजीकरण में प्राइवेटाइजेशन इस प्राइवेटाइजेशन में, इस निजीकरण में आरक्षण भी तो होना चाहिए। ये जो मांग हो रही है, ये कहते हैं कि हम इस मांग को तब छोड़ देंगे जब ये मांग करने की ज़रूरत ही न पड़े, जब समानता के साथ सबको उनकी अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनका स्थान मिलेगा। ये स्थान आज नहीं मिला है, इस स्थान के लिए प्रतीक्षित है और जब प्रतीक्षा चल रही है तो उसकी भी प्रतीक्षा होगी जो आरक्षण के वास्तव की प्रतीक्षा है। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। ये आप सब लोग इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप ऑफिस पहुँचे और हमसे ये बातचीत की, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।